स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स की एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में बात करेंगे जो कि होता है हेस समेशन लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से। तो किसी भी रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज होती है उसे ही हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डेल्टा HR से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लें जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, तो इनिशियल स्टेट हमारा रिएक्टेंट होगा और फाइनल स्टेट हमारा प्रोडक्ट होगा। तो इस केस में चेंज इन एंथैल्पी प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी के सम और रिएक्टेंट के एंथैल्पी के सम के डिफरेंस के इक्वल होगी। यदि हम ऊपर वाले रिएक्शन की बात करें तो इस केस में रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज C इंटू C की एंथैल्पी प्लस D इंटू D की एंथैल्पी माइनस A इंटू A की एंथैल्पी प्लस B इंटू B की एंथैल्पी के इक्वल होगी। यदि किसी रिएक्शन की एंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशन पर मेज़र करते हैं तो उसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसे डेल्टा H0R से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड कंडीशंस पर टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 बार होता है। जैसे कि स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पर इथेनॉल का स्टेट मेज़र करें तो यह प्योर लिक्विड आता है। तो चलिए बात करते हैं एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। हम तो यह जानते हैं कि मैटर एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होता रहता है। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का फेज चेंज होने के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे ही हम एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। हम यह जानते हैं कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर होते हैं और हमने डिफरेंट फेज ट्रांसफॉर्मेशन पहले ही पढ़ रखे हैं। जैसे लिक्विड से गैस में कन्वर्जन को इवेपोरेशन करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को मेल्टिंग कहते हैं और गैस से सॉलिड में कन्वर्जन को डिपोजिशन कहते हैं, या फिर इसे हम रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन भी कहते हैं। तो चलिए एक एक करके फेज चेंज के दौरान एंथैल्पी चेंज को देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न के। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को मेल्ट होने पर जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे ही हम मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। हम जानते हैं मेल्टिंग एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इमेज में आप देख रहे हैं आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो वाटर की एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न 6 किलोजूल पर मोल होती है। अब हम बात करते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन की। तो किसी भी लिक्विड के 1 मोल का इवेपोरेट होने में जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे ही हम मोलर एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। वाटर का एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन 40.79 किलोजूल पर मोल होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की। तो 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस का गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्जन में जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे ही हम मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। यह भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि हम ड्राई आइस को हीट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान 25.2 किलोजूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब तक हम जान ही गए होंगे कि डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू अलग अलग आती है। यदि हम रिएक्शन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ साथ एंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी लिख देते हैं तो इसे ही हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन में डेल्टा H रिएक्शन हमेशा किलोजूल पर मोल के टर्म्स में लिखा जाता है। तो चलिए बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें कोई सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होगा। यदि हम
किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उनके एलिमेंट्स के रेफरेंस स्टेट से बनाते हैं तो इस रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे ही हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा एफ एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे कि प्रोडक्ट में केवल एक ही मोल सब्सटेंस होना चाहिए और रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। सारे रिएक्टेंट्स अपने रेफरेंस स्टेट्स में होने चाहिए। तो चलिए कुछ एलिमेंट्स के रेफरेंस स्टेट्स को देख लेते हैं। जैसे कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, लेकिन कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए हम कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन का रेफरेंस स्टेट मानते हैं। ब्रोमीन लिक्विड फेज में मिलता है, तो ब्रोमीन लिक्विड ब्रोमीन का रेफरेंस स्टेट होगा। ऑक्सीजन O2 गैसियस फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, तो O2 गैसियस ऑक्सीजन का रेफरेंस स्टेट होगा। वहीं फॉस्फोरस के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, जिसमें रेड फॉस्फोरस सबसे स्टेबल एलोट्रोप होता है, तो इसीलिए रेड फॉस्फोरस का स्टैंडर्ड स्टेट होता है। वहीं सल्फ़र में सल्फ़र का रोम्बिक फॉर्म सल्फ़र का रेफरेंस स्टेट होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम कैल्शियम ऑक्साइड को CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। यह रिएक्शन फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बना रहे हैं, जबकि इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड से बना रहे हैं, जो कि एक कंपाउंड है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। इस रिएक्शन में हम हाइड्रोजन और ब्रोमीन को रिएक्ट करके HBr बना रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हैं, लेकिन यहाँ पर हम HBr के 2 मोल्स बना रहे हैं, इसलिए यह भी एक फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन की मदद से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि डायमंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 क्यों नहीं होती। तो 2 मिनट का समय लीजिए और सोचिए। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं डायमंड कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। कार्बन के और भी एलोट्रोप्स होते हैं, ग्रेफाइट, बकमिलिस्टर, फ्लोरीन एक्सेट्रा। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डेफिनेशन के हिसाब से मोस्ट स्टेबल फॉर्म की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। तो डायमंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी, बट कार्बन ग्रेफाइट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी।